अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ ने अभी इलेक्शन लड़ा नहीं मगर ओहदों के लिए लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। साथ ही टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में तकसीम बढ़ती जा रही है। पहले शहर शहर एहतजाज हुआ, फिर मुख्तलिफ शहरों से कारकुन बनीगाला पहुंचे, धरना भी दिया। फिर आज इमरान खान की यकीन दहानियों के बाद धरना खत्म हुआ मगर अब बात कारकुनों से निकलकर पार्टी रहनुमाओं तक पहुंच गई है और तहरीक इंसाफ के दो अहम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों में इख्तलाफात कोई ढकी छुपी बात नहीं। इन दोनों के ग्रुप्स पहले ही से मौजूद थे मगर अब इंतखाबात से पहले इन दोनों रहनुमाओं में इख्तलाफात बढ़े तो इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्या खड़ी कर सकते हैं। सिकंदर बोसन को टिकट ना दिया जाए, यह मुतालबा बनीगाला के बाहर बैठे कारकुनों का रहा। अब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पर एतराज़ उठाया। इस हवाले से बराह रास्त जहांगीर तरीन पर तनकीद तो नहीं की मगर सवालात जरूर उठाए। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि उनके जहांगीर तरीन के साथ क्या इख्तलाफात हैं तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं मेरी कोई उनसे जंग नहीं है। क्यों मेरी जंग? देखो बात सुनो, मेरे तरीन भाई ईमानदारी से बताओ, मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है, मेरा कोई ज़मीन का झगड़ा है? मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा भाई है, दोस्त है, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। और ये बताओ सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना? जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं? मैं पागल हूं? मैं क्यों झगड़ा करूंगा? मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। ही इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है मेरा झगड़ा करके पागल हूं करूंगा झगड़ा उससे? आप सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं। जो बात कहना चाहते थे शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत तरीके से कह गए। ये भी कह दिया कि झगड़ा नहीं है, ये भी कह दिया कि जहांगीर तरीन तो अब गेम में ही नहीं है। जहांगीर तरीन पार्टी के आम रहनुमा समझे जाते हैं, अहम फैसलों में शामिल रहे हैं, पार्टी की तंजीम साजी, पार्टी में इलेक्टेबल्स को लाने में उनका किरदार है। मगर शाह महमूद कुरैशी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई, अब वो गेम में ही नहीं रहे। क्या जहांगीर तरीन की सियासत खत्म हो गई? कम से कम शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं। मगर कुछ भी कहें, उनकी तनकीद का मरकज़ जहांगीर तरीन ही नजर आए। शाह महमूद कुरैशी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी दिलचस्प बात है, एक ही दिन में दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ही मौजू पर उनसे सवालात हुए। शाह महमूद कुरैशी को जवाब दिया जहांगीर तरीन ने और कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, जवाब देते मगर वो जवाब देने के काबिल इस बात को नहीं समझते जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से की गई। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करना पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। मैंने ये शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं इसको ज़रूर देखूंगा और आपको मैं उसके जवाब भी दे दूंगा। जवाब देने के काबिल कोई नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुझे कोई ना ओहदे की ज़रूरत है। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करने के लिए मैं अनथक मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा, चाहे जो कुछ भी करें। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो मैं उनके ऊपर इज़हार अफसोस कर सकता हूँ, अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि पार्टी में इस तरह की बातें करके और दिखाएं कि कोई इख्तलाफात हैं। हमेशा पार्टी में लोगों का एक ओपिनियन होता है। मैं कुछ समझता हूँ ये सही है, आप समझते हैं ये सही है, और आपस में बैठ के बात करते हैं। इस तरह से आके बातें करना जो है ये नाजायज़, ये गलत है। मगर जहांगीर तरीन भी यहाँ रुके नहीं। उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिया मगर उन पर इनडायरेक्ट तनकीद की और कहा कि वो उन लोगों में से नहीं हैं जो पार्टी के मामलात पर मीडिया में भड़के मारते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पार्टी के मामलात को बाहर आके मीडिया के सामने बातें करे। मैं अपनी बात करता हूँ जहाँ पे करने की ज़रूरत होती है और जहाँ पे फ़ायदा होता है। मैं बाहर आके भड़के नहीं मारता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मगर मैं मेहनत बहुत करता हूँ पार्टी के लिए। ये दोनों रहनुमा आज मीडिया पर आए। आखिर मामला क्या है? तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के रहनुमा ओन अब्बास ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पर कड़ी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम में अपने रिश्तेदारों को नवाजा। चेयरमैन साहब, अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फैसले अपने हाथ में रखिएगा। मुझे उन लीडर्स पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने पार्टी के जिन्होंने अपने ही अजीज़ों को टिकट्स दिए। हमें उन तमाम लीडर्स को जिन्होंने ये काम किया है इस पार्टी में, हमें उन्हें बेनकाब करना चाहिए। मखदूम साहब ने अपना टिकट भी लिया और अपने एमपीए के टिकट भी ले लिए। ज़बरदस्ती एक जगह जावेद अंसारी को, दूसरी जगह उन्होंने कहा मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अगर इसके बाद वो समझते हैं किसी और हल्के में उनका एक और रिश्तेदार बैठा है उसको भी उन्हें टिकट देनी है तो ये फिर उनका ज़ाफ ऑफ पार्टी तो सोचेगी। लेकिन मैं इस पर कंडेम करूँगा और इस पर क्रिटिसाइज़ करूँगा। पार्टियाँ रिश्तेदारियों पर नहीं चल सकती।
ये बड़ी बराह रास्त तनकीद थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओन अब्बास के इल्जामात का जवाब भी दिया, मगर साथ ही ये सवाल भी उठाया कि कौन है जो मुल्तान से सिकंदर बोसन को लाना चाहता है। साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि ओन अब्बास किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। मुझे बता दे, इतना हौसला तो होना चाहिए था कहने का कि सिकंदर बोसन को कौन लाना चाह रहा है। वो ऑन क्यों नहीं करते जो लाना चाह रहे हैं? जो उनके सिफारिशी हैं वो क्यों नहीं आके कहते कि हम लाना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं मुझे कोई राब्ता नहीं है, मैं उनका वकील नहीं हूं, मैंने उनकी वकालत नहीं की। मुझे उन कारकुनों का एहसास है जो कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? कौन उनकी सिफारिश कर रहा है? कौन मुलाकातें करवाता है? वो ऑन क्यों नहीं करते लोग? उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत क्यों नहीं है कि वो कहें कि हाँ हम सिकंदर बोसन को ला रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं कि बच्चा, मुझे पता है किसी के हाथों में खेलना आसान होता है, मुझे ये भी पता है कि किन लोगों के क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं। अल्लाह खुश रखे सबको। कौन है जो सिकंदर बोसन को आगे लाना चाहता है? हालांकि उन्होंने अभी तक तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सिकंदर बोसन को टिकट दिए जाने के मुमकिना फैसले के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, मगर जब शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि कौन है जो सिकंदर बोसन को तहरीक इंसाफ का टिकट दिलाना चाह रहा है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप बच्चे नहीं हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। प्लीज़ मेरा इम्तिहान ना लें। अब मुझे पता है आपको जवाब भी पता है। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैं बहाल नहीं है, मैं बंटे नहीं खेलता रहा, 37 साल सियासत करता रहा। आगे चले सर। ये फरमा दीजिएगा कि कौन लोग हैं जो सिकंदर बोसन की मुलाकातें इमरान खान से कराते हैं? ये वही सवाल है जो मेरे भाई ने किया है। आप ज़रा थोड़ी सी तहकीकाती जर्नलिज्म का मुजाहिरा करें। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब नहीं दिया, मगर इशारा ज़रूर कर दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी को मशवरा भी दिया और कहा कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने ज़िले का मसला हल करें। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ओन अब्बास रफ़ी साहब की, मैं तो नहीं कह रहा, उन्होंने जो बताया है कि बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मेरे ख्याल है शाह महमूद साहब को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। इससे बेहतर नहीं है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। वो तहफ़्फ़ुज़ात अपने ही ज़िले के, अपने ही शहर के उन लोगों के साथ बैठ के, नज़रियाती कारकुनों के साथ बैठ के मुनसिफ़ाना तरीके से उनको हल करें। ओन अब्बास ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ओन अब्बास किसी के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई और उनसे ये बातें कहलवा रहा है। जहांगीर तरीन ने ओन अब्बास की बातों को इंडोर्स करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो ओन अब्बास कह रहे हैं आप अपने हल्के के मसाइल हल करें। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठाया कि कारकुनों को एहतजाज के लिए बनी गाला किसने भेजा? आज बनी गाला में लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको मैंने भेजा है? नहीं, मैंने नहीं भेजा। जिन्होंने भेजा है उनको पता होगा जिन्होंने भेजा है। पार्टी में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि सिकंदर बोसन को टिकट देने के खिलाफ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और जो पार्टी के कारकुन हैं जो बनी गाला के बाहर एहतजाज कर रहे थे, वो चाहते हैं कि सिकंदर बोसन को टिकट ना दिया जाए। मगर जहांगीर तरीन ने बनी गाला के बाहर एहतजाज करने वालों की हिमायत की और कहा कि धरने की सियासत तो तहरीक इंसाफ ने ही शुरू की। जमहूरी तरीका टिकटें हासिल करने का तो कोशिश हर आदमी की कोशिश होती है। अब अगर कोई धरना देना चाह रहे हैं तो धरने का ये सियासत हमने ही शुरू की है इस मुल्क में, तो हम इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझते। अगर कोई करना चाहता है ज़रूर कर। फिर बात यहीं नहीं रुकी। शाह महमूद कुरैशी ने आज रात कारकुनों से खिताब में भी अपनी पार्टी में मौजूद मुखालिफिन को नाम लिए बगैर निशाना बनाया। क्या कह रहे थे रदी? सारा टोला मेरे खिलाफ इकट्ठा होएगा, मेरे खिलाफ नोट भी चलणगे, मेरे खिलाफ एके भी होंगे, मेरे खिलाफ साजिशां भी होंगियां, अंदरों भी होंगियां, बाहरों भी होंगियां, लेकिन जेला जिन्हों अल्लाह ते भरोसा होवे उन्हें डर करता जिन्हों रखे उन्हों कौन चखे। इस वास्ते मैनू कोई परवाह नहीं, मैं मकसद की सियासत करनी है, मैं नजरिया की सियासत करनी है, केड़ा आंदा आ जावे परवाह नहीं। इख्तिलाफ सिर्फ सिकंदर बोसन और जनूबी पंजाब में टिकट की तकसीम पर नहीं, बल्कि खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पर भी इख्तिलाफ सामने आया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जनूबी पंजाब से किसी खातून का नाम नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खवातीन की फहरिस्त की तैयारी में उनका कोई किरदार नहीं, कोई इलाकाई कोटा नहीं था। खवातीन की सीटों का जहां तक ताल्लुक है, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। उस लिस्ट को ना मैंने देखा, ना मुरतब किया, ना मैं उसका हिस्सेदार।
जितनी खवातीन की लिस्ट की मीटिंग हुई, मैं एक नशिस्त में मौजूद नहीं हूँ। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने रोल प्ले किया वो आपके सामने है। खान साहब का क्राइटेरिया मेरिट पे था, अहलियत पर था और लॉयल्टी पे था। कोई इलाकाई कोटे नहीं थे खवातीन पर। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात अपने सर से हटाई तो जहांगीर तरीन साहब ने भी खवातीन की फहरिस्त पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वाज़ेह किया कि जनूबी पंजाब से अलग से फहरिस्त भेजी गई, मगर जनूबी पंजाब के साथ ज़्यादती हुई। ये एक नाइंसाफ़ी हुई है जनूबी पंजाब से। वो जिस तरह रिज़र्व सीट बनी है उसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तमाम हमने किया ये था कि हर रीजन से हमने जनूबी पंजाब की अलग एक लिस्ट बना के भेजी हुई थी वहाँ और बाकी रीजन से भी दी गई थी। मगर अफसोस ये है कि वो जिस तरीके से वो फैसला हुआ उस तरीके में इंसाफ नहीं हुआ और मैं आज एलानिया कहता हूँ इंसाफ नहीं हुआ और चंद मखसूस लोगों ने अपने वहाँ पे कर लिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जहांगीर तरीन साहब ने कि सारे फैसले खुद इमरान खान ने किए हैं टिकट की तकसीम के हवाले से, और फिर कहा कि इंसाफ नहीं हुआ, कुछ लोगों ने अपने नाम आगे कर दिए। तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, कारकुनों से बात अब रहनुमाओं तक जा पहुंची है और ये वो पार्टी लीडर्स हैं जिनके इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं मगर मीडिया पर इलेक्शन से ठीक 33 दिन पहले ये सामने आए हैं। खवातीन की फहरिस्तों पर इख्तलाफ आज लाहौर में भी दिखाई दिया। ये वो सूरत हाल है जिसका तहरीक इंसाफ को सामना है, मगर इमरान खान अब भी पुरुमीद हैं। आज इमरान खान ने खवातीन की फहरिस्त पर जवाब दिया और उसका दिफा किया। सबसे मुश्किल काम ख्वातीन का टिकट देना है। कोई ख्वातीन समझती है कि हम 20 साल पुरानी हमें टिकट दो, कई 5-6 साल पुरानी ख्वातीन है लेकिन इतनी मेहनत की है उन्होंने, वो कहती है हमें टिकट दो। इस तरह किसी को भी आप मुतमईन नहीं कर सकते। हमने कम से कम कोशिश की अपनी पुरानी औरतें जो हमारे साथ देर खड़ी रही उनको भी लेके आए, जो मेहनत करती है उनको भी लेके आए और चंद ऐसी हैं जो कि असेंबली में जाके बोल सके। बड़ी गाला के बाहर बैठे कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि 1-2 दिन में नजरसानी की फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। गलती का इम्कान हो सकता है, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जो फहरिस्तें हैं, जो टिकट दिए गए उस पर नजरसानी करके 1-2 दिन में उसकी फहरिस्त जारी कर देंगे। ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये हमने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतेंगे तो कोई तब्दीली लेके आएंगे। इलेक्शन एनजीओ की तरह लड़ रहे हैं तो उसमें तो आदमी क्या, अच्छा जी पुराना है इसको पुराने को दे दो। पुराने नए की बात नहीं है, मेरिट की बात है। किसको देंगे? जिसकी इलेक्शन लड़ने की बेहतरीन चांस है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। अगले 2-3 दिनों के अंदर एक पूरी लिस्ट शाया करूंगा। इंसान हो सकता है मेरे से कोई गलती हो और मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादातर आप मुतमईन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म कर दिया। कारकुनों की इमरान खान ने कारकुनों को फिलहाल मुतमईन कर दिया है, लेकिन पार्टी के 2 चोटी के रहनुमाओं में मौजूद इख्तलाफात लगता है कि इमरान खान के बस से बाहर हैं, हमेशा से रहे हैं, अब आवाम के सामने आ गए हैं। हतमी फहरिस्त 2-3 दिनों में सामने आ जाएगी। उसके सामने आने के बाद क्या तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा या मामला हल हो जाएंगे? जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में इख्तलाफात तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? सीनियर तज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत गहरी नज़र है आपकी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात के हवाले से। ये आज अचानक ही हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जहांगीर तरीन साहब भी करें, कहें मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी मगर जवाब दें। एक दूसरे पर तनकीद की गई है, एक दूसरे को कहा गया है जो हमने आवाम के सामने रखा। क्या मामला है? आपको हल होता नजर आता है इन दोनों का मामला? मेरा ख्याल है कि ये पार्टी बाजी या ग्रुप बंदी पहले से मौजूद है तहरीक इंसाफ में। और जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, जहांगीर तरीन साहब जब नायल हो गए तो यूँ समझे कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक सुप्रीमेसी कायम हो गई कि उनका एक बहुत बड़ा राइवल जो है वो रेस से निकल गया। अब उसके जवाब में जहांगीर तरीन साहब ये चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है उसमें वो ख़ुद बैठें और वो बार बार कहते हैं कि अब मेरा मिशन है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना, यानी साथ ही वो ये कहते हैं कि कोई और ना बन जाए। यानी शाह महमूद कुरैशी का अगर चांस है वज़ीर आज़म बनने का तो वो मैं नहीं बनने दूंगा, मैं इमरान को बनाऊंगा। और शायद इसके साथ ही उनकी जो दूसरी लाइन जो वो कहते नहीं हैं वो ये है कि आपको मैं चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनने दूंगा। और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त खाकवानी साहब को भी जो है वो सूबाई असम्बली का टिकट जो है उस पर इलेक्शन लड़वा रहे हैं। साथ ही साथ हलीम खान साहब जो हैं वो भी सूबाई असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और चौधरी फवाद साहब जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह चौधरी नसार अली भी पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ और
PMLN के कुछ लोगों की तरफ से। तो ये दरअसल अगले ओहदों की दौड़ है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये मुस्तकबिल की लड़ाई है। सोचा ये जा रहा है कि बस हमने सारी फतह हासिल कर ली, अब इलेक्शन जीत गए, अब ओहदों की बंदर बांट पे लड़ाई हो रही है। जहांगीर तरीन साहब की बदकिस्मती ये है कि वो सारी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, सारे इलेक्टेबल्स जो वो लाए थे, लेकिन जब वो 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गया तो वो नाअहल करार दे दिए गए। और इसलिए जो इक़्तिदार उन्होंने एंजॉय करना था और जो उनके जहन में खाका था हुकूमत चलाने का, वो अब बेचारे पिछली सीटों पे चले गए हैं। और लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका राइवल जो है शाह महमूद कुरैशी, वो उनकी खाली जगह पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाए। इसीलिए वो कुछ ना कुछ नए लोगों को शामिल करते हैं, अपने लोगों को तगड़ा करते हैं, और उन्होंने अपना ग्रुप जो है वो बरकरार रखा हुआ है। मतलब आप भी कह रहे हैं कि सुप्रीमेसी कायम हुई, और आज शाह महमूद कुरैशी साहब तंज़िया कह रहे थे कि मेरा उनसे क्या मुकाबला है, उनका तो कोई सियासी मुस्तकबिल ही नहीं है। आप समझते हैं कि जो पार्टी में किरदार रहा है जहांगीर तरीन साहब का, बहरहाल पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, इलेक्टेबल्स को लाने में, सर्वेज कराने में, जो पार्टी अगर मजबूत हुई है तो जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा उसमें किरदार है। उनकी नाअहली से आप समझते हैं कि उनकी अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रोल ख़त्म हुआ तो जो अंदर पार्टी में किरदार है वो भी कमज़ोर हुआ? जी, ये डेफिनेटली पार्टी पर कंट्रोल तो उनका कमज़ोर हुआ है, और कुछ उनके ख़ुद भी मैंने उनसे मिला, मुझे ख़ुद भी वो कुछ बददिल नज़र आए, और उसका इजहार उनके बेटे के इलेक्शन ना लड़ने से भी होता है कि वो ये तो चाहते हैं कि इमरान ख़ान को मैं वज़ीर आज़म बनाऊँ, सेक्रेटेरिएट में बैठूँ, लेकिन वो ख़ुद काफ़ी हद तक बददिल हो गए हैं। और उन्होंने बड़ा सरमाया ख़र्चा, बड़ी मेहनत की, सर्वे करवाए, पार्टी बनाने में बड़ी मदद की। दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इनका एक बड़ा नाम है फ्यूडल हलकों में, इनकी रिश्तेदारियां हैं, इनका तल्लुक़ है सिंध और पंजाब में, ये भी कई 100 साल से एस्टेब्लिश्ड फैमिली है। तो शाह महमूद, और दूसरा फिर उन्होंने वजारत ख़ारजा से रिज़ाइन किया था सिटिंग गवर्नमेंट से, जो कि बड़ा रेयर होता है। ये 2-3 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो इसलिए उनका भी एक मकाम है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के पास ना इतना पैसा है, ना इतना वक्त था कि वो पार्टी को देते। और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि एक बहुत ही आला ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी अना भी बाकियों से ज़्यादा है, जबकि जहांगीर तरीन लोगों में घुल मिल जाते हैं और वो ज़्यादा वर्कर्स के करीब थे, अगरचे शुरू में उनके ख़िलाफ़ भी बगावतें होती रहीं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी एलीट को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूडल क्लीक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहांगीर तरीन जो थे वो पार्टी की हार्ड कोर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब जब जहांगीर तरीन चले गए और एक तरह से बैक बेंचेस पे चले गए, तो अब जाहिर है उनका मुतबादल कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो सका। तो वड़ाई साहब, ये कि बाहर धरना होता रहा, इमरान खान बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पार्टी के रहनुमा अंदर नहीं जा पा रहे थे, ये भी इन दोनों की आपसी जो लड़ाई है उसका नतीजा था? कोई एक धरने के पीछे, कोई एक धरने के खिलाफ? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों की जो टसल है वो आपको हर पार्टी इजलास में नज़र आएगी। लोग बटे हुए हैं, लोग दोनों ग्रुपों में मौजूद हैं, हर टिकट के ऊपर ये हमें ग्रुप बंदी नज़र आई, हर कंट्रोवर्शियल फैसले में ये नज़र आया कि एक ग्रुप को जहांगीर तरीन साहब सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे को शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी सरवर साहब जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त चौधरी सरवर साहब और शाह महमूद कुरैशी एक ग्रुप हैं, और अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन जो हैं वो दूसरा ग्रुप है, और इसमें खाकवानी साहब भी हैं। चौधरी फवाद साहब अब इमरान खान के ज़्यादा करीब हैं, पहले वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप में थे, लेकिन अब वो ज़्यादा ख़ुद इमरान खान के करीब हो गए। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क वापस आएंगे या नहीं, एहतसाब अदालत का सामना करेंगे या नहीं, ये सब बातें कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत से मुंसलिक नज़र आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज लंदन में ज़ेर इलाज हैं, उनकी तबीयत ताहाल तशवीशनाक है। नवाज शरीफ अपनी अहलिया के पास ही मौजूद हैं और उनके साथ मरियम नवाज भी। नवाज शरीफ ने अपनी अहलिया की तबीयत से मुताल्लिक BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुलसूम नवाज की तबीयत मुकम्मल तौर पर ख़तरे से बाहर नहीं, लेकिन कदरे बेहतर है। जबकि आज मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वालदा की सेहत के पेश नज़र
पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं हुआ है। मरीम नवाज के मुताबिक कुलसूम नवाज अब भी वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में उनकी वालिदा की तबीयत में बेहतरी आएगी। अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, क्रिटिकल हैं, तो जिन सब ने दुआएं की हैं उनका शुक्रिया और दुआओं की गुजारिश है लोगों से, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की सुन लेगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी उनकी तबीयत में। शुक्रिया। पाकिस्तान कब जाएंगे आप? जी आई हैव नो आइडिया, आई कांट से। कुलसूम नवाज की तबीयत के हवाले से मजीद जानते हैं लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह से। मुर्जा, बहुत शुक्रिया, आपकी डॉक्टर से भी बात हुई है। इस वक्त क्या तफसीलात हैं? शरीफ ख़ानदान से भी आपकी बात हुई है, क्या इस वक्त उनकी तबीयत के हवाले से तफसीलात हैं? जी शाहज़ेब, बेगम कुलसूम नवाज की हाल स्ट्रीट क्लिनिक में उनकी ट्रीटमेंट जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने शरीफ फैमिली को ये मशवरा दिया है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक उनको मिनिमम वेंटिलेटर पर रखा जाना चाहिए। जो नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ सर्विस, जो प्राइवेट, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर सरकारी ख़र्चे पर इलाज होता है, वहाँ पर तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक वहाँ पर रिकमेंडेशन है कि उनको जो अगर वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट है तो उसको तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक रखा जाए। जबकि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर ये ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है और कई महीनों तक भी रखा जा सकता है, चूँकि प्राइवेटली पेड जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनके जो रूल्स हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ हैं। जबकि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वहाँ पर चूँकि पब्लिक की मनी होती है, वहाँ पर डॉक्टर्स ज़्यादा देर तक वेंटिलेटर पर नहीं रख सकते। बेगम कुलसूम नवाज प्राइवेट क्लिनिक में यहाँ पर जो बातचीत हमारी हुई है जो शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ मेम्बर्स के साथ, और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि बेगम कुलसूम नवाज की जो हेल्थ की सिचुएशन है वो जो स्टैंड स्टिल ही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्होंने स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखी है। बाकी डॉक्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इस हवाले से कोई मेजर डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी ट्रीटमेंट जारी है। बाज़ ऐसी लाइफ सपोर्ट जो उनको दी जा रही है, बाज़ जो ड्रग्स दी जा रही हैं वो विड्रॉ की गई हैं, और डॉक्टर्स की ये एक्सपेक्टेशंस है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक उनको वेंटिलेटर पर रखा जाए और उसके बाद वो रिव्यू करेंगे, जो मेजर रिव्यू होगा, जिसके बाद वो शरीफ फैमिली को अपना एडवाइस देंगे और उनकी ओपिनियन लेंगे, चाहे जो भी फाइनल उनका रिव्यू आए। मंडे को हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो 5 मेंबर जो बोर्ड था जिन्होंने नवाज शरीफ को चंद दिन पहले ब्रीफिंग दी थी, 5 मेंबर्स बोर्ड डॉक्टर्स का, वो मंडे को फिर बैठेगा और अब तक जब तकरीबन 10 दिन हो चुके होंगे उनको वेंटिलेटर पर, डॉक्टर्स अपना 10 डेज़ का रिव्यू साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्जा लंदन से। क्या सूरत हाल है? कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत की वजह से लंदन में नवाज शरीफ और मरीम नवाज का क़याम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मरीम नवाज का भी कहना है कि पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक अभी कुछ नहीं पता, मगर एहतसाब अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और उनको मिलने वाला 4 दिन का इस्तिस्ना कल ख़त्म हो रहा है। उसके साथ ही आज एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के 5 जून के हुक्मनामे के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला आज सुना दिया है, जो शरीफ खानदान के लिए अच्छी खबर नहीं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त में तीनों रेफरेंसेस में हतमी दलाइल और फैसला एक साथ देने की अपील की गई थी, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए फैसला दिया कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि उनके वकील एवनफील्ड रेफरेंस में दलाइल का आगाज कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के 5 जून के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एहतसाब अदालत ने तीनों रेफरेंसेस का अलग अलग फैसला सुनाने के हवाले से अहम नकात भी उठाए थे। एहतसाब अदालत के 5 जून के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपने दिफा में गवाह पेश करने से इनकार कर दिया और खुद भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 342 के तहत सफाई नहीं दी। इसलिए तीनों रेफरेंसेस का फैसला एक साथ सुनाने की कोई वजह बाकी नहीं रही, और अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत के पास ये इख्तियार होगा कि वो तीनों नैब रेफरेंसेस का अलग अलग फैसला सुना सकती है, जो कि इस बात की निशानदेही भी कर सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन में कम से कम एक रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला शरीफ खानदान के हवाले से आ सकता है। इस वक्त शरीफ खानदान के खिलाफ नैब का सबसे अहम रेफरेंस भी एवनफील्ड रेफरेंस है, जो कि तकमील के करीब है, और इम्कान है कि एहतसाब अदालत सबसे पहले इसी रेफरेंस का फैसला सुनाएगी। एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत कहाँ तक पहुंची है और अब कब तक फैसला आने का इम्कान है, इस पर बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे आजम खान हमारे साथ मौजूद। आजम, बहुत शुक्रिया।
आजम, क्योंकि दलाइल हतमी दलाइल जारी हैं, एवन फील्ड रेफरेंस किस मरहले पर है? ये जो डेडलाइन है, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तीनों में से किसी एक रेफरेंस का फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है, तीनों रेफरेंसेस का अलग अलग फैसला सुनाया जा सकता है, तो एवन फील्ड रेफरेंस का क्या फैसला डेडलाइन में आ सकता है जो अदालत की तरफ से दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी शाहज़ैब, अब ये बिल्कुल इम्कानात इसके बढ़ गए हैं, क्योंकि आज भी ख्वाजा हारिस जो वकील सफ़ाई हैं उन्होंने अदालत को बताया कि वो जो अपने दलाइल हैं 4 रोज़ से वो हतमी दलाइल दे रहे हैं, वो ज़्यादा तवालत नहीं देंगे। पहली दफ़ा आज ट्रायल में उन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया और कहा कि वो हफ्ते और इतवार को तो अदालत में पेश नहीं हो सकते, अलबत्ता जो मंडे से ये नेक्स्ट वीक शुरू होगा तो उसमें वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मरियम और कैप्टन सफदर के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उनके दलाइल शुरू होंगे, तो फिर एक तरह से ये हतमी दलाइल का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। और जो फर्स्ट वीक होगा जुलाई का, ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि जो एवन फील्ड रेफरेंस है ये कंक्लूड हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरह इसका जो फैसला है उसके आने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ गए हैं। और ख़ास तौर पे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है, इसके बाद जो ट्रायल कोर्ट की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह ट्रायल कोर्ट इन तीनों रेफरेंसेस को आगे लेके चल रही है, जिस तरह आगे इनके ऊपर समाअत होनी है, वो उसी तरीके से होगा। अलबत्ता जो अल अजीज़िया है जिसमें वाजिद ज़िया के ऊपर जरा जारी थी, सुप्रीम कोर्ट से हदायत आई कि इस माह के अंदर तीनों रेफरेंसेस को निपटा दिया जाए ताकि मुल्ज़मान भी इस ज़हनी अज़ियत से निकल सकें और कौम को भी कोई रास्ता आप दिखा सकें। तो इस लिहाज से फिर उसको अल अजीज़िया के ऊपर वाजिद ज़िया पे जरा का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया था और फिर हतमी दलाइल का हुआ। एक चीज़ जो बहुत अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि एवन फील्ड रेफरेंस का जो फैसला है वो बहुत जल्द अब मुमकिन हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। आजम खान बता रहे थे कि बहुत जल्द मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ही पार्टी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया। क्या जनरल मुशर्रफ की सियासत के इख्तिताम का आगाज़ हो गया? बात करेंगे जनरल मुशर्रफ की जमात से एक ब्रेक के बाद। कई साल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रहने वाले, कई साल पाकिस्तान की सदारत करने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिलने पर परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा फैसला किया। क्या 9 साल तक मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले परवेज़ मुशर्रफ की सियासत का बाब बंद हो गया या उसके बंद होने का आगाज़ हो गया? अब परवेज़ मुशर्रफ क्या कभी वापस नहीं आएंगे? वतन वापसी की बजाय उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ने का फैसला किया। वतन वापस आते, मुकदमात का सामना करते, मगर परवेज़ मुशर्रफ ने उसके बजाय सियासत ही क्या छोड़ने का फैसला कर लिया। मुकदमात सियासी रहनुमाओं पर भी बने, उन्होंने भी जिला वतनी इख्तियार की, मगर वतन वापस आए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार कर ली, मगर फिर अप्रैल 1986 में वो वापस आईं, हालात का मुकाबला किया। 1988 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार पर कब्जा किया तो नवाज शरीफ को भी मुकदमात का सामना करना पड़ा। वो बैरून मुल्क गए, मगर फिर सितंबर 2007 में नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला किया। उन्हें रावलपिंडी के एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। वो एक बार फिर नवंबर 2007 में वतन वापस आए, सियासत दोबारा शुरू की, 2013 में वज़ीर आज़म बने। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो ने भी मुशर्रफ दौर में वतन वापसी का इरादा किया। उन्हें कहा गया कि उनकी जान को खतरा है, वो फिर भी 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आईं। उन पर खुदकश हमला हुआ, मगर फिर भी कैंपेन करती रहीं और फिर 27 दिसंबर 2007 को खुदकश हमले में शहीद हो गई। हालात जैसे भी थे, उन्होंने हालात का सामना किया, सियासी रहनुमाओं ने हालात का सामना किया, वतन वापस आए। पाकिस्तान की सियासी तारीख तो यही बताती है। मगर परवेज़ मुशर्रफ वतन वापस नहीं आ रहे, पार्टी की सरबराही छोड़ने का फैसला किया है और अब पार्टी के सरबराह बन गए हैं डॉक्टर अमजद, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये समझा जाए कि परवेज़ मुशर्रफ की सियासत का बाब ख़त्म होने जा रहा है, इख्तिताम समझा जाए इसको? नहीं, बिल्कुल इख्तिताम नहीं है और परवेज़ मुशर्रफ साहब हरगिज़ सियासत से ना तो आउट हुए हैं और ना होंगे। ये एक आप यूँ समझे मजबूरी समझ लें, या ये है कि उन्होंने अपना वॉलंटरली ये डिसीजन लिया है, क्योंकि वो आप जानते हैं पेशावर हाई कोर्ट से जो डिसक्वालीफाई हुए थे लाइफ टाइम, और उसकी हमने अपील भी की थी, लेकिन वो टेम्परेरी हमें रिलीफ मिला था पेपर जमा कराने का, वो भी विड्रॉ हो गया। तो उसके बाद फिर वो बहसियत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन में पार्टी पोजीशन पे नहीं रह सकते थे। तो उस सिलसिले पे उन्होंने यही फिर फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि हम ज़बरदस्ती चेयरमैन रहें, जैसा कि PMLN के कायद नवाज शरीफ थे, वो तो रहे और उनको जब हटाया गया तो उन्होंने एक नया कानून बना लिया, फिर हटाया गया। तो हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन हटाए या कोर्ट हटाए, तो खुद ही वॉलंटरली रिज़ाइन दे दिया उस वक़्त तक जब तक कि उनके मामला ठीक नहीं होते।
मगर नवाज शरीफ तो काफ़ी टाइम हो गया ना कि पार्टी सदर नहीं रह सकते ना अहल शख्स, मगर मुशर्रफ साहब को इतना टाइम लगा ये बात फैसला करने में। और ये बताइए कैसे सरबराह हैं? अब उन्होंने पार्टी की सरबराही छोड़ दी है, आपको बना दिया है। वैसे ही मुशर्रफ साहब की अपनी सियासी जो स्टैंडिंग है उस पर सवाल उठता था, और आपकी तो कोई सियासी स्टैंडिंग है नहीं कि कारकुन आपको फॉलो कर रहे होंगे, तो मुशर्रफ साहब है नहीं, तो फिर कारकुन किसको फॉलो कर रहे होंगे? ये पार्टी का फिर क्या मुस्तकबिल रह गया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वो चेयरमैन हैं उन्होंने पार्टी बनाई, इसके कायद थे। नेचुरली सब लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को वो वोट भी उनके कैंडिडेट को तभी देना चाहेंगे अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब इस पार्टी को लीड करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पार्टी की हम कायद रहेंगे, सरपरस्त आला रहेंगे। पार्टी की तमाम सियासी अमूर जो है वो हमें उनको सुपरवाइज़ भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन कानूनी तौर पर उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरी जो कैंपेन है ख़ुद उसको मॉनिटर भी करूंगा एज ए पैटर्न, और जितने जलसे हैं उनसे वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब भी करेंगे। ये एक टेम्परेरी फेज़ है जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो चेयरमैन नहीं रहना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम बाई फोर्स रहें और उसके बाद हमें कोई अदालत निकाले, वो हमें अच्छा नहीं लगता। मगर अब आपका रूम कहाँ है? एक 2 पार्टी सिस्टम था, उसमें तहरीक इंसाफ आई, उसने अपनी जगह बना ली, साथ ही कराची में जो स्पेस बना, मुशर्रफ साहब का नाम आया, पीएसपी आई, एमक्यूएम के धड़े हुए, दूसरों ने जगह बना ली। आप लोग हैं कहाँ? कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या करना है मुशर्रफ साहब ने सियासत यहाँ? नहीं, क्लोज नहीं है, ये एक फेज़ है। आप देखें कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बात यह है कि पीएसपी को आपको पता ही है कि किस तरह बनी और कैसे उन जो है वो चल रही है, या कैसे सरपरस्ती हो रही डिफरेंट जगहों से। इसके बाद आप दूसरे लोगों को भी देखें कि वो मुल्क के अंदर मौजूद है। नवाज शरीफ डिसक्वालीफाइड है, लेकिन पार्टी के हेड बन के पूरे मुल्क में फिर रहे, जलसे करते रहे हैं। अभी तो टेम्परेरी गए हैं, उनकी बेटी है। पीपल्स पार्टी के दोनों बाप बेटा इधर मौजूद है, इमरान खान साहब है। नहीं तो मगर मुशर्रफ साहब को किसने रोका है आने से? ये अगर सारे के सारे मौजूद है तो इनके जलसों में लोग भी आते हैं। मुशर्रफ साहब तो जब वतन वापस आए तो उस वक्त उन्हें एयरपोर्ट पे लेने कोई नहीं आया। बड़ा कहा गया था कि बहुत शानदार इस्तकबाल होगा, उस वक्त कोई नहीं आया, उनके जलसों में कोई नहीं आया। तो उनको फॉलो करने वाला है कौन? अगर ये लोग मौजूद हैं तो इनको फॉलो करने वाले लोग भी मौजूद हैं। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब लोगों के दिलों में बसते हैं। जो आप कराची की बात कर रहे हैं, हमारा जलसा था वो जिना ग्राउंड में, तो आपके इल्म में शायद होगा कि उस हमारी इजाज़त हमें मिली हुई थी, लेकिन जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आना था उस दिन रात को 8-9 बजे वो हमारी इजाज़त कैंसिल कर दी गई और उस गेट को ताले लगा दिए गए, जबकि हमारा तमाम इक्विपमेंट, स्टेज, एवरीथिंग जो वो बागे जना के बाहर खड़ा था रोड पे। आपका इक्विपमेंट रेडी था, लोग रेडी नहीं थे, लोग नहीं थे आपके पास, कोई लेने भी नहीं आया उनको। इतनी बड़ी तादाद में जो दावा किया गया था तो लोग ही नहीं थे, तो इक्विपमेंट का क्या करना था? देखिए, जो एयरपोर्ट की बात है ना, वो तो हमने किसी को कहा ही नहीं था। हमने यही कहा था कि वो एयरपोर्ट से सीधा जिना ग्राउंड आएंगे, खिताब करेंगे। हमारी सारी तैयारी उसके लिए थी। तैयारी थी तो लोग कहाँ थे? जिना ग्राउंड जाने के लिए लोग कहाँ थे जब वो वतन वापस आ गए थे? शाहजेब, जब रात को हमारा जलसा कैंसिल कर दिया गया तो हमने वो फिर प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया कि हम वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह मान लिया कि पंजाब में उनका कोई चांस नहीं, मुकाबला सिर्फ तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान है? उनके अमल से ऐसा ही लग रहा है। आपके साथ बात करेंगे इस हवाले से तफसील से एक ब्रेक के बाद। 2018 के इंतखाबात के बाद भी क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक ही महदूद रहेगी या फिर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? 2013 के इंतखाबात में जो नताइज आए तो तासुर उभरा कि चारों सूबों की जंजीर कहलाई जाने वाली पार्टी सिमट कर सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। क्या अब भी ऐसा ही होगा? क्योंकि इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत कमजोर है। ज्यादातर रहनुमा पार्टी छोड़कर चले गए हैं। जो हैं उनमें से भी कई पार्टी टिकट के बजाय आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं। और अब हालत यह है कि पार्टी क़यादत भी पंजाब के बजाय सिंध, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा से तो इलेक्शन लड़ने को तैयार है, मगर पंजाब से नहीं। वो पीपल्स पार्टी जिसके बानी सरबराह जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहला इंतखाब पंजाब से लड़ा और पार्टी की बुनियाद भी लाहौर में रखी। बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने वालिद की तरह पहला इलेक्शन लड़ा तो पंजाब का इंतखाब किया, मगर इस बार पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पंजाब का इंतखाब ही नहीं किया। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली के 3 हलकों इन्हें 200 लाड़काना, इन्हें 246 कराची, लियारी और इन्हें 8 मालाकंड से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं।
मगर अपना पहला इलेक्शन जिंदगी का जो वो लड़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने पंजाब के किसी हलके का इंतखाब नहीं किया। इसी तरह साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी सिर्फ एक हलके NA-213 नवाब शाह से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने भी पंजाब के किसी हलके का इंतखाब नहीं किया, मगर दावे बहुत बड़े बड़े किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के बाद बहुत बड़ा दावा किया। क्या कहा था उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। पंजाब लेके और पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता है इस तरह। पहले 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा। पंजाब में हुकूमत बनाने के दावेदार हैं अगले इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी साहब, मगर हालात ऐसे लग नहीं रहे। पंजाब से पार्टी के तकरीबन तमाम अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत की काबीना के तकरीबन तमाम अरकान ही पार्टी छोड़ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल नदीम अफजल चंद ने अप्रैल में पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए, 2013 में हार गए, पार्टी के साथ रहे मगर अब छोड़ गए। इसी तरह फिरदौस आशिक ऐवान पार्टी छोड़ गई, वो भी काबीना में शामिल थी। और इसके अलावा दूसरे रहनुमा भी पार्टी छोड़ते नजर आए, चाहे उसमें इम्तियाज सफदर बड़ाइच हों, काबीना का हिस्सा थे। इसके अलावा शमशाम बुखारी काबीना का हिस्सा थे, गोंदल साहब जो थे नजर मोहम्मद गोंदल वो काबीना का हिस्सा थे। ये सब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और अब हाल ये है कि जो पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे रहनुमा हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ने का सोच रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, कमरू ज़मा कायरा के अलावा कोई और बड़ा नाम इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हामिद सईद काज़मी कौमी असम्बली के हल्का N-176 रहीम यार खान से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें कोशिश की कि वो पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो उन्हें कायल नहीं कर सके, वो नहीं माने। जून के आगाज में मुल्तान पहुंचे जरदारी साहब, बराह रास्त हामिद सईद काज़मी के घर गए, उन्हें N-175 से इंतखाबात में हिस्सा लेने को कहा मगर वो नहीं माने। वहाँ से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मगर साथ ही मंजूर भट्टू साहब के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के साबिक पंजाब के सदर हैं, वो भी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं, चाहे 70 का इलेक्शन हो, 77 का, 88 का, 93 का या 2008 का। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो पंजाब से मिलने वाली सीटों ने अहम किरदार अदा किया, पार्टी की क़यादत पंजाब से लड़ती रही। अब क्या हो रहा है, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कमरू ज़मा कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ये क्या हो रहा है? खुद कॉन्फिडेंस नहीं है बिलावल भुट्टो को या जरदारी साहब को कि पंजाब के किसी हल्के से वो जीत सकते हैं। सिंबॉलिकली भी नहीं खड़े हो रहे। इमरान खान, शहबाज शरीफ सब खड़े हो रहे हैं दूसरे सूबों से, बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से हो रहे हैं, पंजाब से नहीं। बिलावल साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं मालाकंड से भी, कराची से भी और लाड़काना से भी। जहां तक ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब में इंशाल्लाह वी विल गिव ए गुड कंटेस्ट। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक मुश्किल सूरत हाल में है, लेकिन हमने इससे पहले भी कई अदवार में मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया और उससे ठीक तरीके से ओहदा बरा हुए। अब भी इंशाल्लाह ताला हम आवाम की तवक्कात के मुताबिक एक अच्छा कम बैक करेंगे, एक अच्छी फाइट बैक करेंगे, लेकिन बहरहाल एक मुश्किल सूरत हाल जरूर है। अगर जब आप मान सूरत हाल है, आप एक अच्छा फाइट बैक करना चाहते हैं, तो उस फाइट बैक में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी पंजाब से इलेक्शन लड़ते तो आप जैसे रहनुमा के लिए और कारकुनों के लिए और वोटर के लिए मस्बत पैगाम होता या नेगेटिव पैगाम होता अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाते? ऐसा नहीं है शाहजेब साहब। एक तो यह है कि अगर वो खुद खड़े होते तो उनको जाके उन इलाकों में जहां पे आप मुश्किल सूरत हाल में हो तो वहां आपको ज्यादा कैंपेन करनी पड़ती है। सो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कैंपेन करनी है, टाइम थोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब, हमारे पास बहुत सारे हलके वो हैं, मेरे हलके से खड़े होते, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हो जाते। वो फैसलाबाद से, वो साहिवाल से, वो अटक से, वो चनियोट से, वो पिंडी से, हमारे बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां से हमारे अच्छे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, ताकतवर तगड़े लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तगड़ा कंटेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं था कि जी पंजाब में कोई बिल्कुल ही सेफ सीट नहीं थी, लेकिन पंजाब के लीडरशिप ने भी यही फैसला किया। वो कराची में
ऐलान कर किया, उसके बाद वहां से इलेक्शन नहीं लड़े। उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी देखी, हमने अपनी फिजिबिलिटी देखी। मगर जो पार्टी में है हामिद सईद काज़मी, मंजूर वट्टू आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो सीनियर रहनुमा थे नदीम अफजल चंद जैसा कमिटेड कारकुन और रहनुमा पार्टी छोड़ गए, जो बाद में आए थे वो भी पार्टी छोड़ गए। तो इससे पता नहीं चलता कि जो पार्टी का निशान है, तीर का निशान, वो पंजाब में एक लायबिलिटी बन गया है जिस पर लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। शाहजेब साहब, जिस तरह पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरी गई पिछले दिनों, एकदम एक वबा, उसमें पूरा एक उबाल लाया गया और काफी तादाद में लोग उनको ज्वाइन किए लोगों ने, और आप दोस्त भी उसमें शामिल हैं कि आप मीडिया ने भी खासा बड़ा रोल प्ले किया कि जी दो जमातें। नेचुरली फिर एक हवा टिल्ट करती है ना, मीडिया माइंड मेकअप करता है, उसकी वजह से भी बना। और सब ये हवा ऐसे ही बनी, मीडिया की वजह से बनी। 5 साल मरकज़ में और 10 साल सिंध में हुकूमत करने के बाद अगर आपके पास दिखाने को कुछ है नहीं तो ये मीडिया की वजह से हवा बन गई। अगर ये जो पार्टी के खुद अपने रहनुमाएं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैं समझता हूं कि हमारी क़यादत जो है, उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं। भट्टू साहब या कोई दोस्त अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं तो भट्टू साहब इससे पहले भी इंडिपेंडेंट ही लड़ा करते थे। कई लोग वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट लड़के अपने लिए रास्ते खुले रखते हैं, वो जमाती कयूद और हदूद के साथ अपनी पॉलिटिक्स को ज्यादा मुकैयद नहीं करते। भट्टू साहब तो 2008 में भी जीत के हमारे साथ आए थे, ओरिजिनली पीपल्स पार्टी के नहीं थे। जिन और दोस्तों का भी जिक्र किया, फिरदौस आशिक अवान साहबा भी 2008 में ही तशरीफ लाई थी। इसी तरह बाकी दोस्त भी काफी सारे जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, वो 2008 वाले ही हैं, उससे पहले वाले नहीं थे। लेकिन बहरहाल उनका जाना हमारे लिए नुकसानदेह और अफसोसनाक है। उसमें हमारे पुराने लोग भी गए, और लोगों का पीपल्स पार्टी छोड़ना या छुड़ाया जाना, शाहजेब साहब, ये कोई पहली दफा नहीं है। पिछली 50 साल की तारीख है ना, निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। कायर साहब, मगर एक फर्क है, पहले लोग इलेक्शन जीतकर पीपल्स पार्टी छोड़ते थे या उनसे छुड़वाई जाती थी, अब लोग इलेक्शन जीतने के लिए पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं, फर्क है। निसफ सदी में कई अदवार ऐसे आए जब लोगों की लॉयल्टीज तब्दील कराने की कोशिश की गई, करवाई गई, पैट्रियट बनाए गए, पता नहीं किस किस अदवार में। ये भी एक दौर है जिसमें इस तरह हुआ है, लेकिन हर दौर से पीपल्स पार्टी आसान तरीके से ओहदा बरा हुई। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हम आपको एक अच्छा कमबैक देंगे। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ जो रहनुमा खड़े रहे हैं, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब का नाम उनमें टॉप पर जिन रहनुमाओं का नाम आता है उनमें कायरा साहब भी शामिल हैं, और अब भी वो पुर उम्मीद हैं कि पार्टी फाइट बैक करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।